तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं टोनी रॉबिन्स की जानी मानी किताब अवेकन द जायंट विद इन के बारे में। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और समीक्षाएं हैं और ये वो किताब है जिसे अक्सर कहते हैं कि ये जिंदगी बदल सकती है, एक तरह का रोड मैप। तो आज जरा गहराई से देखते हैं कि इसमें क्या है। हमारे पास जो सामग्री है उसके आधार पर कोशिश रहेगी कि इसके सबसे अहम विचार और जो तकनीकें हैं उन्हें समझें। टोनी रॉबिन्स का नाम तो खैर मोटिवेशनल स्पीकिंग में बहुत बड़ा है और ये किताब जो 1990 में आई थी उनकी सबसे प्रभावशाली कामों में से एक मानी जाती है। किताब का जो मेन वादा है वो ये कि हम सबके अंदर एक असीम शक्ति है जिसे रॉबिन्स कहते हैं अंतर्दैत्य या अ जायंट विद इन, और लक्ष्य है उसे जगाना। तो लगता है लेखक का मानना है कि हमारे डर, हमारी अपनी बनाई सोच की सीमाएं वही हमें रोकती हैं। तो क्या वाकई हम अपने अंदर के इस दैत्य को जगाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपने काबू में कर सकते हैं जैसा रॉबिन्स कहते हैं? इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस किताब का आप कह सकते हैं कि केंद्रीय विचार क्या है, मतलब कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल, ये सही सवाल है शुरुआत के लिए। देखिए, पूरी किताब कहीं ना कहीं इसी एक शक्तिशाली विचार के इर्द गिर्द बुनी गई है कि आपका भाग्य आपके निर्णयों से बनता है, परिस्थितियों से नहीं। ये लाइन बहुत अहम है। रॉबिन्स का मूल तर्क ये है कि हमारी जिंदगी कैसी होगी, उसकी क्वालिटी वो इस बात पर टिकी है कि हम रोजमर्रा में पल पल में कैसे निर्णय लेते हैं और साथ ही किन विश्वासों को अपने मन में पालते हैं। यही चीजें मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं पर निर्णय वो हमारे हाथ में हो सकते हैं। यही है फाउंडेशन। ये दिलचस्प है कि सब कुछ निर्णयों पर है, लेकिन फैसलों के पीछे क्या होता है? किताब में भावनाओं मतलब इमोशंस पर काबू पाने पर भी बहुत जोर है। जैसे गुस्सा, डर, निराशा ये हमें कमजोर करते हैं और आत्मविश्वास, जुनून या आभार ये हमें आगे बढ़ाते हैं। तो भावनाओं को मैनेज करना इतना जरूरी क्यों माना गया है इस फिलॉसफी में? क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात है? नहीं, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। रॉबिन्स के नजरिए से देखें तो भावनाएं हमारे एक्शन का असली फ्यूल हैं, असली चालक शक्ति। आप सोचिए, अगर हम लगातार डर या गुस्से जैसी नेगेटिव फीलिंग्स के असर में हैं, तो हमारे फैसले कैसे होंगे? हमारे काम भी वैसे ही होंगे। शायद हम कोई रिस्क नहीं लेंगे या रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी। ये चीजें हमें रोकती है ना? हाँ, बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव भावनाएं जैसे कॉन्फिडेंस, हिम्मत, प्यार, ये हमें बेहतर, ज्यादा क्रिएटिव फैसले लेने में मदद करती हैं। मुश्किल लगने वाले कदम उठाने की एक तरह से ऊर्जा देती हैं। तो अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें पहचानना और फिर उन्हें सचेत रूप से दिशा देना, ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले रहे हैं। विश्वासों यानी बिलीफ्स का भी जिक्र किया था। किताब कहती है कि हमारे विश्वास ही हमारी हकीकत तय करते हैं, हमारी सीमाएं बना देते हैं। जैसे अगर कोई सोचता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, तो शायद वो पूरी कोशिश भी ना करे। ये तो बहुत कॉमन लगता है। तो फिर इन सीमित करने वाले विश्वासों के जाल से कैसे निकलें? ये तो काफी गहरे बैठे होते हैं मन में। हाँ, बिल्कुल गहरे होते हैं और इसीलिए रॉबिन्स इन पर इतना फोकस करते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि विश्वास सिर्फ विचार नहीं है, वो असल में वो चश्मा है जिससे हम दुनिया देखते हैं और धीरे धीरे वो हमारी हकीकत बन जाते हैं। अगर चश्मा ही धुंधला है या गलत नंबर का है, मतलब विश्वास सीमित करने वाला है, तो दुनिया वैसी ही दिखेगी। हम उसी दायरे में रह जाएंगे। इन्हें बदलने का तरीका एक प्रोसेस है। पहला कदम है उन नेगेटिव, कमजोर करने वाले विश्वासों को पहचानना, उन्हें पकड़ना। जैसे मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, लोग तो ऐसे ही होते हैं, इस तरह के विचार। दूसरा कदम है सचेत रूप से, पूरी हिम्मत से उन्हें चुनौती देना, सवाल करना कि क्या ये सच है, और फिर उनकी जगह नए, पॉजिटिव, सशक्त विश्वासों को बैठाना। जैसे मैं असफल नहीं होता, मैं सीखता हूँ, या मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ, या हर चुनौती में एक मौका होता है। ये एक तरह की मानसिक रीवायरिंग है और इसमें लगातार अभ्यास लगता है। धीरे धीरे ये बदलाव फिर बाहर दिखने लगता है। मानसिक रीवायरिंग मतलब ये सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा, एक एक्टिव कोशिश है। तो हमने देखा भावनाएं, फिर विश्वास और फिर वो शुरुआती पॉइंट निर्णय। किताब कहती है कि जिंदगी बदलने का सबसे तेज तरीका शायद यही है, एक नया पक्का इरादा करना, एक निर्णय लेना। सुना है कि छोटे छोटे निर्णय भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे मैं आज से रोज 15 मिनट वॉक करूंगा या मैं काम को टालूंगा नहीं।
क्या वाकई ये छोटे कदम इतने पावरफुल हो सकते हैं? कई बार लगता है बड़े बदलाव के लिए तो बड़ा कदम चाहिए होता है। हाँ, और यहीं पर रॉबिन्स का नजरिया थोड़ा अलग लगता है शायद। वो मानते हैं कि असली ताकत निरंतरता में है, कंसिस्टेंसी में है। ये छोटे रोज के निर्णय जब लगातार लिए जाते हैं तो वो एक पैटर्न बन जाते हैं, एक आदत। वो सिर्फ छोटे काम नहीं रहते, बल्कि वो अनुशासन, प्रतिबद्धता, सेल्फ कंट्रोल का सबूत बन जाते हैं। हर छोटा पॉजिटिव निर्णय पिछले वाले पर जुड़ता जाता है और धीरे धीरे एक मोमेंटम बनता है, एक लय। सोचिए, एक बड़ा जहाज जो अपनी दिशा सिर्फ 1 डिग्री भी बदल ले, शुरू में तो पता नहीं चलता, लेकिन लंबी दूरी पर वो अपनी मंजिल से मीलों दूर पहुंच सकता है। ये छोटे निर्णय कुछ वैसे ही हैं। ये रातों रात वाले बड़े ड्रामेटिक बदलावों से शायद ज्यादा टिकाऊ होते हैं। रॉबिन्स के हिसाब से असली बदलाव उसी पल शुरू हो जाता है जब आप पूरी दृढ़ता से कोई फैसला लेते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे। ये मोमेंटम वाली बात सही है, छोटे कदम पर लगातार। अच्छा, इसी बदलाव के लिए किताब में एक खास तकनीक का जिक्र है, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, NAC। इसका मतलब बताया गया है कि दिमाग को दर्द और सुख के सिद्धांत का इस्तेमाल करके नए पैटर्न सिखाना, यानी बुरी आदत को दर्द से जोड़ना और अच्छी आदत को खुशी से। क्या आप इस NAC तकनीक के पीछे का जो मनोविज्ञान है उसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकते हैं? ये काम कैसे करती है असल में? जरूर। देखिए, NAC का जो आधार है वो बहुत ही बुनियादी मानवीय मनोविज्ञान पर टिका है। हाँ। हम इंसान स्वाभाविक रूप से दर्द से दूर भागते हैं और खुशी या आनंद की तरफ खिंचते हैं। ये हमारी फितरत है। हाँ। रॉबिन्स की ये तकनीक बस इसी झुकाव का सचेत रूप से इस्तेमाल करती है। प्रोसेस कुछ ऐसा है, आप जिस व्यवहार को बदलना चाहते हैं, मान लीजिए टाल मटोल करना, उसके साथ बहुत तीव्र, बहुत इंटेंस नेगेटिव भावनाएं जोड़ते हैं, जैसे घृणा, हताशा, पछतावा, दर्द पूरी शिद्दत से महसूस करना होता है कि अगर ये आदत चलती रही तो भविष्य कितना भयानक होगा। ओके। और इसके उलट जिस आदत को अपनाना है, जैसे समय पर काम पूरा करना, उसके साथ उतनी ही तेजी से, उतनी ही इंटेंसिटी से पॉजिटिव भावनाएं जोड़ते हैं। गर्व, खुशी, एनर्जी, सफलता का एहसास। आप कल्पना करते हैं कि इस नई आदत से जिंदगी कितनी बेहतरीन होगी। यहाँ जो कैच है और जो इस तकनीक को खास बनाता है वो है इंटेंसिटी और दोहराव। ये प्रक्रिया सिर्फ सोचने की नहीं, बल्कि बहुत बहुत तीव्रता से महसूस करने की है। रॉबिन्स जोर देते हैं कि भावनाओं को एकदम नाटकीय रूप से, पूरी शारीरिक और मानसिक भागीदारी से महसूस करना है। अच्छा। ताकि दिमाग पुराने रास्ते को दर्दनाक मानने लगे और नए को फायदेमंद। ये दिमाग की कंडीशनिंग है, जैसे हम जानवरों को ट्रेन करते हैं, पर यहाँ हम खुद अपने दिमाग को कर रहे हैं। हाँ, यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि कई बार आलोचक कहते हैं कि NAC जैसी तकनीकों को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए काफी लगन और प्रैक्टिस चाहिए, और नतीजे शायद उतने झटपट ना मिले जितना लगता है। समझ गई? मतलब ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि पूरी शिद्दत से महसूस करना है और बार बार करना है। ये तो वाकई दिमागी कसरत हुई। चलिए तकनीकों से आगे बढ़ते हैं, लक्ष्यों की बात करते हैं। किताब इस पर भी बहुत जोर देती है कि लोग अक्सर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें ठीक से पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या है। लक्ष्य बस धुंधले से होते हैं। कहा गया है कि सिर्फ इच्छा काफी नहीं, लक्ष्य एकदम साफ होने चाहिए, उनकी प्लानिंग होनी चाहिए और फिर उन पर काम होना चाहिए। लक्ष्य का इतना स्पष्ट होना क्यों जरूरी माना गया है? लक्ष्य की स्पष्टता, आप उसे एक लेजर बीम की तरह समझ सकते हैं, और अस्पष्ट इच्छाएं एक बल्ब की फैली हुई रोशनी की तरह। लेजर केंद्रित होती है, शक्तिशाली होती है ना? वो एक खास जगह पर असर डालती है। स्पष्ट लक्ष्य बिल्कुल यही काम करते हैं, पर बिखर जाती है और हम ये भी नहीं जान पाते कि हम आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। स्पष्टता सिर्फ दिशा ही नहीं देती, वो मोटिवेशन भी देती है। जब मंजिल साफ दिखती है तो उसके लिए मेहनत करने का जज्बा भी बढ़ता है। और हाँ, ये भी जरूरी है कि किताब सिर्फ लक्ष्य बनाओ नहीं कहती, वो उन्हें असरदार बनाने का तरीका भी बताती है। लक्ष्य सिर्फ इच्छा नहीं होनी चाहिए, उन्हें स्पेसिफिक यानी बिल्कुल साफ, मेजरेबल यानी मापने योग्य, अचीवेबल यानी पाने लायक, रेलेवेंट यानी आपके जीवन से जुड़े हुए, और टाइम बाउंड यानी समय सीमा के साथ ऐसा बनाने की जरूरत है। हाँ, ये स्मार्ट गोल्स वाला तरीका। बिल्कुल, स्मार्ट गोल्स। ये लक्ष्य को सिर्फ एक सपने से निकालकर एक ठोस प्लान में बदल देता है। सही है।
ये वाकई लक्ष्यों को ज्यादा एक्शन लेने लायक बना देता है। अब एक और दिलचस्प बात, ये किताब ज्यादातर व्यक्तिगत ताकत और सफलता पर फोकस करती लगती है, लेकिन इसमें रिश्तों की अहमियत और योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन के महत्व पर भी बात की गई है। कहा गया है कि असली टिकाऊ खुशी गहरे रिश्तों में और दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करने में मिलती है। ये पहलू एक पर्सनल डेवलपमेंट किताब में थोड़ा अलग सा लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसी किताबें मैं और मेरी सफलता पर ज्यादा केंद्रित होती हैं। हाँ, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा पहलू है, और ये रॉबिन्स की सोच को सिर्फ सेल्फ हेल्प से ऊपर उठाता है। उनका तर्क यह है कि सच्ची सफलता और अंदर की खुशी अकेले में सिर्फ अपनी अचीवमेंट से नहीं मिल सकती। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। मजबूत प्यार भरे रिश्ते हमें इमोशनल सेफ्टी देते हैं, सहारा देते हैं, जिंदगी को मतलब देते हैं। मुश्किल वक्त में यही तो संभालते हैं। सही बात है। और योगदान यानी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, ये हमें एक बड़े मकसद से जोड़ता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या किसी बड़े काम का हिस्सा बनते हैं तो हमें गहरा संतोष मिलता है। वो सिर्फ पर्सनल सक्सेस से नहीं आ सकता। अगर आप इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हमारी बुनियादी जरूरत को दिखाता है, जुड़ाव की जरूरत और एक उद्देश्य की जरूरत। तो ये अलग नहीं है, बल्कि इंसान के स्वभाव की गहरी समझ का हिस्सा है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, ये बात तो समझ आती है कि कनेक्शन और पर्पस कितने जरूरी हैं। इसी से जुड़ा एक और पहलू है। किताब में वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम का भी जिक्र है, पर सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि बचत, निवेश और पैसे को डर या जरूरत की नजर से देखने की बजाय स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों की मदद करने के एक साधन के तौर पर देखना। ये विषय सेल्फ हेल्प में कैसे फिट होता है? क्या ये सिर्फ अमीर बनने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम को सिर्फ अमीर बनने के एंड गोल की तरह नहीं देखा गया, बल्कि इसे जीवन के दूसरे एरिया में ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा ऑप्शंस और ज्यादा आजादी पाने के एक पावरफुल टूल की तरह पेश किया गया। सोचिए, अगर पैसे की चिंता कम हो तो स्ट्रेस अपने आप कम होता है ना। हाँ, ये तो है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें करियर बदलने, नए शौक पूरे करने या अपने शर्तों पर जीने के ज्यादा मौके देती है। और जैसा हमने अभी योगदान की बात की, आर्थिक स्थिरता हमें दूसरों की मदद करने, समाज में कुछ देने या अपने परिवार का बेहतर ख्याल रखने की ताकत भी देती है। इस तरह ये सीधे सीधे हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, मानसिक शांति और पर्सनल पावर से जुड़ जाता है। सार ये है कि पैसा खुद में मंजिल नहीं है, बल्कि ये उन मंजिलों तक पहुंचने का एक जरिया है जो असल में मायने रखती हैं, चाहे वो सुरक्षा हो, अनुभव हो, आजादी हो या दूसरों पर अच्छा असर डालने की क्षमता हो। ये भी कंट्रोल पाने का ही एक पहलू है। ठीक है, तो पैसा भी एक साधन है ज्यादा बड़ी आजादी और कंट्रोल के लिए। समझ गई। अब अंत में जरा किताब को पढ़ने के अनुभव और उस पर जो आलोचनाएं होती हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। जो नोट्स हमारे पास हैं उनमें कहा गया है कि किताब की भाषा बहुत जोशीली है, मोटिवेटिंग है, प्रैक्टिकल है। ऐसा लगता है जैसे कोई कोच सीधे ट्रेनिंग दे रहा हो। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि किताब काफी लंबी है, 500 से ज्यादा पेज, कई बातें दोहराई हुई सी लगती हैं और जो तकनीकें बताई गई हैं उनका असर देखने के लिए काफी सब्र और लगातार कोशिश की जरूरत होती है। तो इन आलोचनाओं मतलब लंबाई, दोहराव, मेहनत की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस किताब का मुख्य प्रभाव या सबसे बड़ा योगदान क्या माना जा सकता है? ये आलोचनाएं काफी हद तक सही हैं और बहुत से पढ़ने वाले ऐसा महसूस भी करते हैं। ये यकीनन एक बड़ी, गहरी और लंबी किताब है। दोहराव शायद लेखक का तरीका हो सकता है मुख्य बातों को मन में बिठाने का, लेकिन हाँ, ये कुछ लोगों को थकाऊ लग सकता है। और बिल्कुल तकनीकें, खासकर NAC जैसी, वो ऊपर से अपनाने से काम नहीं करती। उन्हें पूरी लगन, गहरे इमोशनल जुड़ाव और लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है और नतीजे आने में वक्त लग सकता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद किताब का जो एक स्थायी असर है वो शायद इसकी व्यापकता में है और इसके जबरदस्त एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में है। ये जिंदगी के लगभग हर जरूरी पहलू को छूती है। आपकी अंदरूनी दुनिया यानी भावनाएं, विश्वास, आपके बाहरी काम यानी निर्णय, लक्ष्य, आपके रिश्ते, आपका पैसा, आपकी सेहत और आपका उद्देश्य। ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये पढ़ने वाले को लगातार झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है और सबसे जरूरी कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। ये पढ़ने वाले को सिर्फ जानकारी लेने वाला नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का एक्टिव निर्माता बनने के लिए उकसाती है। शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये उन लोगों के लिए एक पावरफुल और बदलने वाला टूल मानी जाती है जो सचमुच अपनी जिंदगी में बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए सीरियस हैं और मेहनत करने को तैयार हैं। इसका असर
इसकी प्रैक्टिकलिटी और प्रेरणा देने वाली एनर्जी में है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं, अपने भाग्य को अपने फैसलों से बनाना, भावनाओं को समझकर उन्हें दिशा देना, सीमित करने वाले विश्वासों को बदलकर मजबूत विश्वास बनाना, दर्द और सुख के सिद्धांत NAC का इस्तेमाल करके आदतें बदलना, लेजर जैसे साफ लक्ष्य तय करना स्मार्ट तरीके से, सार्थक रिश्तों और योगदान को जिंदगी का अहम हिस्सा मानना और पैसे को आजादी के साधन के रूप में देखना। कुल मिलाकर संदेश यही है कि अपने अंदर के उस सोए हुए दैत्य यानी अपनी असीमित क्षमता को पहचानना और जगाना मुमकिन है और चाबी हमारे ही हाथ में है। हाँ बिल्कुल। और एक विचार जो इस चर्चा के अंत में शायद सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण ले सकता है। ये एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का एक बहुत शक्तिशाली और आकर्षक संदेश है ना? हाँ बिल्कुल। पूरियां, भेदभाव या सिस्टम की बाधाएं जो शायद हमारे सबसे अच्छे इरादों और पूरी कोशिश के बावजूद इन सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू करने की हमारी क्षमता को सीमित कर सकते हैं। मतलब व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और नियंत्रण की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं और बाहरी दुनिया की सच्चाइयां कहाँ शुरू होती हैं। ये एक पेचीदा सवाल है जिस पे शायद हमें व्यक्तिगत तौर पर और समाज के तौर पर भी और सोचने की जरूरत है। वाकई एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल उठाया आपने, व्यक्तिगत नियंत्रण बनाम बाहरी वास्तविकताएं। इस विचार के साथ ही आज की ये गहन चर्चा